वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। ओवैसी को पाकिस्तान के हाथों इस्तेमाल न होने दें, भारत का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ओवैसी ने भारत से अपना एक वफ्द कश्मीर भेजने की इजाज़त देने को कहा था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ओवैसी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत का कहना है कि इस्लामी ताउन तंजीम ओवैसी को भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने या इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए अपने प्लेटफार्म को पाकिस्तान जैसे मफाद परस्त मुल्क को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। भारत ने यह बयान कश्मीर से मुताल्लिक़ ओवैसी के एक मुतालबे के रद्द अमल में दिया है। ओवैसी के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अल असीमीन ने इस माह की 5 तारीख को जद्दा में भारतीय सिफारतकार डॉक्टर औसाफ सईद से मुलाकात की थी और इस मीटिंग के बाद कश्मीर की मौजूदा सूरत के बारे में तंजीम और पाकिस्तान का जो बयान सामने आया, इसके रद्द अमल में भारत ने ये बात कही। वो ऐसी तंजीम ने भारत में मुसलमानों की सूरत हाल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने ओवैसी की एक करारदाद के तहत भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर को अपना एक वफ्द भेजने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। ओवैसी ने यह भी कहा था कि अगर मुमकिन हो तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसले कश्मीर के हल के लिए एक मुलाकात का एहतमाम किया जाए और तंजीम इस मामले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। भारतीय तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने बताया कि ओवैसी के सेक्रेटरी जनरल और भारतीय सिफारतकार के दरमियान जो मुलाकात हुई उसका इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम ने ही मुतालिबा किया था। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि ओवैसी के इस बयान में क्या पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो उनका ज़ाती मफाद का इशारा इसी की जानिब था। पाकिस्तान ने यूसुफ अल असीमीन से भारतीय सफ़ीर की मीटिंग के बाद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर के हवाले से 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम का यही मौक़िफ़ है जिससे भारत को आगाह कर दिया गया है। भारत का देरीना मौक़िफ़ यह है कि कश्मीर पर वो किसी तीसरे फरीक की सालिसी पर राज़ी नहीं है। कश्मीर की सूरत हाल भारत ने इस उम्मीद के साथ तकरीबन 2 बरस कबल कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी कि इसके इन इक़दामात से कश्मीर से अलहदगी पसंदी की तहरीक और शोरिश को कुचलने में मदद मिलेगी। ताहम इस एक तरफ़ा इक़दाम के 2 बरस बाद भी हालात तशवीशनाक हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक झड़प में 2 भारतीय फौजी और चंद अस्करियत पसंद हलाक हुए थे, जबकि कश्मीर के अब भी सैकड़ों समाजी कारकुन, सियासी रहनुमा और दानिश्वर जेलों में हैं और वादी कश्मीर में हर जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त पहरा है। बेशतर अलहदगी पसंद रहनुमा और कारकुन या तो जेलों में हैं या फिर नज़रबंद हैं, जिनके मीडिया में बयान तक नहीं आते हैं। ताहम 9 जुलाई के रोज़ पहली बार दिल्ली के एक अखबार में अलहदगी पसंद रहनुमा मीर वाइस का एक बयान शाया हुआ है। इस बयान में जम्मू और कश्मीर के मसले के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत समेत कई दीगर इक़दामात करने पर जोर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि हुर्रियत क़यादत खित्ते में सभी की खुशहाली और अमन की ख्वाह है, जो उसी सूरत में मुमकिन है जब मसले कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। ये बातचीत भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के माबैन होनी चाहिए। बातचीत के लिए एतमाद और साजगार माहौल पहली ज़रूरत है। इस मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर डेमोग्राफिक तब्दीली के तमाम इक़दामात और उन तमाम कवानीन को मुस्तरद करने की ज़रूरत है जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों के इख्तियारात की हक तलफी होती है। खास तौर पर अगस्त 2019 से हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज उमर समेत जेलों और घरों में नज़रबंद नौजवानों और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने की ज़रूरत है। हुर्रियत की जानिब से ऐसा बयान काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी सूरत हाल में सामने आया है जब सरहद पर जंग बंदी पर अमल के सबब कदरे अमन का माहौल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने भी इस जंग बंदी की हिमायत की थी, ताहम उनका कहना है कि जंग बंदी के असरात वादी कश्मीर में अब भी नदारद हैं।
افغانستان کے 85% علاقے پر ہمارا کنٹرول ہے، طالبان کا دعویٰ۔ طالبان افغان تاجک سرحد کے 2/3 حصے پر قابض ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے ایران کے ساتھ بارڈر پر ایک اہم سرحدی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ افغانستان کی 2 انتہائی اہم تجارتی گودیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے ایک وفد نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے 85% علاقے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ افغانستان کی 20 سالہ جنگ کے بعد نیٹو افواج اس ملک سے اپنا انخلا تیز کر چکی ہیں، جبکہ طالبان کو پے در پے کامیابیاں مل رہی ہیں اور وہ ملک کے مزید علاقوں پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ طالبان نے یقین دہانی کرائی کہ وہ داعش جیسی تنظیموں کو افغان سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے اور اپنے ملک سے منشیات کی پیداوار کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ طالبان جلد ہی افغان حکومت کو ایک امن معاہدے کی تحریری تجویز پیش کرنے والے ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ طالبان مجوزہ تحریری معاہدے میں ایک ایسا حل پیش کرنے والے ہیں جو بیرونی دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ کیا اقلیتی بہبود کے لیے حکومتی گرانٹ غیر آئینی ہے؟ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے مرکزی سرکار کی جانب سے دیے جانے والے ہزاروں کروڑ روپے کے گرانٹ پر سپریم کورٹ نے مرکز سے ایک ہفتے میں جواب طلب کیا ہے۔ اس طرح کے گرانٹ کو غیر آئینی بتانے والی عرضی پر کورٹ نے مرکزی سرکار سے جنوری 2020 میں جواب مانگا تھا، لیکن اب تک سرکار نے حلف نامہ داخل نہیں کیا ہے۔ نیرج شنکر سکسینہ سمیت 6 لوگوں کی جانب سے 2019 میں دائر اس درخواست میں مرکز کی طرف سے اقلیتوں کے لیے 14 خصوصی اسکیمیں چلانے کو غلط بتایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان اسکیموں کے لیے سرکاری خزانے سے 4700 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ اس کا کوئی التزام آئین میں نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 29 اور 30 میں اقلیتوں کو اپنے لیے تعلیمی ادارے اور دیگر ادارے قائم کرنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حکومت اس کے لیے رقم دے گی۔ ادارے بنانا اور چلانا اقلیتوں کو اپنے آپ کرنا چاہیے۔ وکیل وشنو جین کے توسط سے دائر درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 27 اس بات سے منع کرتا ہے کہ ٹیکس دہندگان سے لیا گیا پیسہ سرکار کسی خاص مذہب کو فروغ دینے کے لیے خرچ کرے، لیکن سرکار وقف جائیداد کی تعمیر سے لے کر اقلیتی طبقے کے طلباء خواتین کی ترقی کے نام پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ اکثریتی طبقے کے طلباء اور خواتین کے مساوات کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پچھلی سماعت کے بعد 1.5 سال گزر جانے کے باوجود حکومت نے ابھی تک جواب داخل نہیں کیا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف سعودی عرب۔ دھوکے باز اور جال سازیاں کرنے والے فریضہ حج جیسے مقدس عمل میں بھی اپنی بدکاریوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ دھوکے بازوں کا ٹولہ جعلی ویب سائٹ بنا کر عازمین حج کو ٹھگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پبلک پراسیکیوشن نے فرضی حج اسکیموں اور جال سازیوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج کے لیے وزارت کے مخصوص پورٹل پر ہی اعتماد کیا جائے۔ ادارہ پراسیکیوشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر فرضی حج اسکیموں پر توجہ نہ دی جائے۔ حج کے لیے وزارت کے مخصوص پورٹل کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ دھوکے بازوں سے محتاط رہیں تاکہ رقم اور وقت ضائع نہ ہو۔ پراسیکیوشن نے مزید کہا کہ فرضی حج اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا بڑے جرائم میں شامل ہے، جس پر پولیس سخت کارروائی کرنے کی مجاز ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں نصرت ریحانہ کو سماعت فرمائیے گا۔ محمود شاہ صاحب کے لیے خلوص دل سے بہت سی دعائیں۔ ایک نظم کی اجازت چاہتی ہوں۔
मेरी नज़म का उन्वान है यादों की गलियारी। ढलती शाम से आँख बचाकर हवा का ठंडा शरीर झोंका, खिड़की का पर्दा सरकाए लगा मुझे फिर आज छेड़ने। ढलती शाम से आँख बचाकर हवा का ठंडा शरीर झोंका, खिड़की का पर्दा सरकाए लगा मुझे फिर आज छेड़ने। मैं जो गुमसुम सर को झुकाए, मैं जो गुमसुम सर को झुकाए, हाथों में यादों को थामे, गुज़रते वक्त की भूल हटाकर नर्म लम्हों से उनकी ज़ुबानी, गुज़रते वक्त की भूल हटाकर नर्म लम्हों से उनकी ज़ुबानी कुछ देख रही थी, सोच रही थी। सूखे फूल और पीले पत्ते यादों के बोसीदा पन्ने, सूखे फूल और पीले पत्ते यादों के बोसीदा पन्ने निकल के मेरी गोद से भागे, निकल के मेरी गोद से भागे। मैं मदहोश सी उनको मनाने, मैं मदहोश सी उनको मनाने। ढलती उम्र का आंचल थामे, दौड़ी पीछे धड़कन को संभाले। हाथ ना आया कोई पत्ता फूल हवा के साथ भागे, हाथ ना आया कोई पत्ता फूल हवा के साथ भागे। पन्नों से कुछ खाली चेहरे झांक रहे थे मुझे रिझाने, पन्नों से कुछ खाली चेहरे झांक रहे थे मुझे रिझाने। उन चेहरों में एक था ऐसा जो मेरे बचपन का साया, उन चेहरों में एक था ऐसा जो मेरे बचपन का साया। जाने अब किस डगर बसा है, जाने अब किस डगर बसा है। हवा के कांधों पर है आती एक सदा एक नाम पुकारे, मेरी सहेली मेरी नुसरत, मेरी सहेली मेरी नुसरत।